हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपकी परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है और आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कॉलेज का आपका सेंटर कहाँ गया है, कहाँ जाकर के आपको परीक्षा देनी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की। जिन भी विद्यार्थियों का ये टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100 MCQ का कलेक्शन रहेगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सोशल साइंस PYQ है 2022 का, जो 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इससे पहले हम लोगों ने 2025 पढ़ लिया, 2024 पढ़ लिया, 2023 पढ़ लिया, अब 2022 को आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक समरसता का विकास करना, जी बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, ये भी ठीक है। सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये भी ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के सारे ही उद्देश्य होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में चले जाएंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्न भावना का विकास करना है। किस भावना का? राष्ट्रीयता की भावना, हाँ बात तो ठीक है। प्रांतीयता की भावना, स्थान विशेष की भावना, या जातीयता की भावना? नहीं, सबसे बड़ा और बेस्ट पॉइंट यही है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे उपयोगी होते हैं? मॉडल उपयोगी होते हैं, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य माध्यम, या फिर चित्र? तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण? तो श्रव्य दृश्य माध्यम जो है, ये आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, जरूरी नहीं सामाजिक विज्ञानी, कोई भी सब्जेक्ट हो, श्रव्य दृश्य माध्यम जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें हम सामने देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है भाई? परंपरागत शिक्षण पद्धतियां, हाँ ये तो एक समस्या है कि भाई परंपराओं से जो पद्धतियां चली आ रही हो वही अपना रहे हो। पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। टीचर वेल ट्रेंड नहीं है। ये सारी समस्याएं जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्याएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता? कौन सी टीचिंग मेथड जिसका यूज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में नहीं करते हैं? कहानी कथन विधि का यूज नहीं करते, प्रोजेक्ट मेथड का यूज नहीं करते, लैब का यूज नहीं करते, या व्याख्यान? तो देखिए, ये हमारी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि है, इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता ना के बराबर रहती है। प्रयोगशाला की जरूरत कहाँ पड़ती है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ आपको केमिकल्स मिला करके, रसायन मिला करके, है ना, देखना होता है। बायोलॉजी प्रयोगशाला होती है, लेकिन यहाँ पे प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहानी कथन के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? प्राथमिक अवस्था में, उच्च प्राथमिक में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे उतने होशियार होते नहीं हैं। समकालीन मुद्दे और समस्याओं से परिचित कराया जाता है उच्च प्राथमिक अवस्था में। कहाँ? उच्च प्राथमिक अवस्था में। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक प्रशिक्षु, जैसे कि आप लोग बीएड वाले हैं, आप कौन है? आप यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु हैं। तो आपके अंदर नए कौशल का विकास करना, जैसे प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, है ना, पुनर्बलन कौशल, ये सब आपको सिखाना होता है बीएड वालों को। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए। ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास योग्य बनाना, शिक्षक प्रशिक्षु को कई शिक्षण टीचिंग स्किल्स में योग्य बनाया जा सके, इसलिए माइक्रो टीचिंग बहुत जरूरी है, यही इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि? नहीं, इसमें हम करके नहीं सीखते। प्रोजेक्ट मेथड में हम करके सीखते हैं। व्याख्यान में तो सिर्फ टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का उसको मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही
नहीं है, जो गलत है वह बताना है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है, वेरी गुड। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, नहीं नहीं, यह विद्यार्थी केंद्रित विधि है, ये बात सही नहीं है। और देख लेते हैं, यह स्वनियंत्रित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी बात ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत है, क्योंकि यह विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है। यहाँ पे शिक्षक का रोल तो होता है, लेकिन शिक्षक यहाँ पे सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा होता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए किन बातों पर बल देना चाहिए? बच्चों के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एक तो सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान। आपकी क्लास में अलग अलग जाति धर्म समूह समुदाय के बच्चे हैं, तो उसके प्रति आपको हर बच्चे के प्रति बराबर सम्मान होना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे के प्रति सम्मान आपके अंदर होना चाहिए। बच्चों के अधिकारों एवं गरिमा के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं आदर का भाव, क्योंकि आपके लिए सभी बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे सारी बातों पर टीचर को ध्यान देना होगा। सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, ये भी ठीक है। दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन सभी के माध्यम से जो है ज्ञान दिया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? बड़ी बड़ी डिग्रियां हो? नहीं। व्यक्तित्व हो? बात तो ठीक लग रही है कि व्यक्तित्व तो होना चाहिए, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इच्छा शक्ति या बच्चे की सबसे बड़ी चीज है बच्चों की समझ, क्या बच्चे को समझ पाओ, ठीक है। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, तो आप बच्चे को पूरी तरीके से समझ पाओ, यही सबसे बड़ा आपका गुण है। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? श्रव्य नहीं, हम समाचार पत्र को सुन थोड़ा ना सकते हैं, बोलता थोड़ी ना है। दृश्य तो हाँ, ये तो ठीक है, हम उसमें देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? उसमें हम चीज़ों को सिर्फ देख करके पढ़ सकते हैं। श्रव्य दृश्य नहीं है कि उसमें सामने फिल्म नहीं चल रही होती है, सिंपल सी बात है। समाचार पत्र एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा टीएलएम प्रयोग नहीं होता है? कंपास का यूज करते हैं सामाजिक विज्ञान में? हाँ बिल्कुल करते हैं। ग्लोब का यूज करते हैं, मानचित्र का यूज करते हैं। नेपियर पट्टी का यूज गणित में होता है, ये आपका सामाजिक विज्ञान में इसका यूज नहीं होता। नेपियर पट्टी जो है यह गणितीय गणनाओं जैसे कि गुणा भाग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण होता है, इसलिए गणित का टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल माना जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है कौन? यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी या फिर नीपा? कौन करता है भैया? ये करता है एनसीईआरटी सर। कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अगर आप टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो पाठ को लंबा करता है? ऐसा नहीं है। छात्र उबने लगते हैं? नहीं, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है उस सब्जेक्ट को सीखने के प्रति, है ना। तो दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हैं, ये पाठ को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बना देता है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन विषय जो है वह सामाजिक विज्ञान से कैसे भिन्न है? क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय की जो विषय वस्तु है वो थोड़ा निम्न स्तर की होती है, थोड़ा नीचे स्तर की होती है, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन है ये मुख्य रूप से स्कूली स्तर पर, जैसे आपका प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर हो गया, उस पर पढ़ाया जाता है सामाजिक अध्ययन। इसका उद्देश्य बच्चों को समाज का एक सरल और व्यावहारिक ज्ञान देना होता है, इसलिए इसकी विषय वस्तु का स्तर थोड़ा निम्न यानी कि सरल होता है। निम्न का मतलब इसका जो कंटेंट थोड़ा सरल होता है। जो सामाजिक विज्ञान है ये उच्च स्तर जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर पढ़ाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली समझाया जाता है, साइंटिफिक तरीके से उसको एनालिसिस किया जाता है, इसलिए इसकी जो विषय वस्तु है वो थोड़ा हाई लेवल की होती है, उच्च स्तर की होती है, ठीक है। तो जो सामाजिक अध्ययन है ये थोड़ा निचले स्तर का होता है। आगे बढ़िए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? दर्शन, वेरी गुड। समाज, मनोविज्ञान, ये सभी चीजें ध्यान रखी जाती हैं पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है? जी बिल्कुल होता है। शिक्षक केंद्रित भी होता है, विषय केंद्रित भी होता है, लेकिन विद्यालय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है उसे क्या कहते हैं? भाई
वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है उसको वार्षिक योजना कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने पूरे वर्ष का ब्यौरा दे दिया। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है किस बात का? विषय का, तार्किकता का, कल्पना का या फिर ज्ञान का। जब हम कहानी कहते हैं तो बालक, आप तो सिर्फ ओरली कह रहे हो लेकिन बालक उसको क्या कर रहा है? इमेजिनेशन कर रहा है ना, कि वो लकड़हारा था, है ना, उसकी कुल्हाड़ी कैसे पानी में डूब गई, है ना, फिर उसके अंदर से एक देवी निकलती है, वो जो है कि पहले लोहे की कुल्हाड़ी, पहले सोने की कुल्हाड़ी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर, तो बच्चा उस चीज को इमेजिन कर रहा होता है। इससे क्या होता है? बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण क्या होता है? वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरलता या निश्चित उत्तर होता है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपका 3rd सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था, लॉन्ग टाइप आंसर आप लिखते हैं 15 नंबर में 5-5 पेज का, वहां पे क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हम अपने विचार खुल करके लिखते हैं, जो हमारे मन में आता है वो लिखते हैं, ठीक है। उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो भी विचार होता है उसको हम दिल खोल करके स्वतंत्रता पूर्वक लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो भैया शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है इन सभी कामों के लिए। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लगता है कि पाठ्यक्रम में कहाँ गलत है, बच्चों को कहाँ क्या कमी रह गई, उसको सुधार भी कर सकते हैं। छात्रों की उपलब्धि का स्तर क्या है उसको जान सकते हैं और अपने टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं मूल्यांकन करने से। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कहता है, पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छात्रों की जागरूकता के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए, छात्रों का उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, पाठ्य योजना में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ही हम अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो वो टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितना है वो चेक करते हैं और इस टॉपिक को उस प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। तो पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा। पाठ के प्रारंभ से प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, पाठ के विकास में या फिर पुनरावृत्ति के समय। तो रिवीजन के समय, पुनरावृत्ति के समय बोध प्रश्न पूछना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसके साथ दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी हो सकता है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जो भी है। तो आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके हमें व्हाट्सअप करिए कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, हमें बीएड सेकंड सेमेस्टर CSJMU के नोट्स चाहिए। हम आपको यहाँ से प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ओके, 2 टीचिंग सब्जेक्ट, 2 कॉमन सब्जेक्ट। ध्यान रहे, ये नंबर हमारा 9628182649, इस नंबर पर ही व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलिए, अभी भी समय आपके पास, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए, उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं लर्न विद एस्पीशर, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम टेट सीटेट क्लासेस करवाते हैं। तो जैसे ही आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट होगा, यहाँ पे क्लासेस यूपी टेट की शुरू हो जाएंगी, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में होने को है। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना कंटेंट, जो भी मटेरियल हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे वह एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। कक्षा के विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, पाठ की प्रस्तावना के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। किसके पूछे जाते हैं? तो ये पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन जारोलिमिक का है। इनका नाम है पूरा जारोलिमिक नाम है इनका। क्या नाम है? जारोलिमिक, ठीक है। यहाँ पे जारोलिमिक लिखा है, जारोलिमिक, एक ही बात है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति है। अनुकरणीय प्रशिक्षण,
सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह या फिर अंतःक्रिया विश्लेषण। तो ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए पारस्परिक क्रिया द्वारा, गहन सरल होना चाहिए, एक पक्षीय होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षण कार्य जो है वह पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। एक छात्र कारगिल युद्ध के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? ये द्वितीयक स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? क्योंकि ये जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है इन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, तो ये क्या हो गए सर? ये प्राथमिक स्रोत हो गए। ठीक है भाई, इंटरव्यू उनका लिया गया जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, तो ये हो गए प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत तब होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति इस इंटरव्यू को देख करके, सुन करके फिर अपने अकॉर्डिंग उसको लिखता, फिर वो जो दस्तावेज बनता वो द्वितीयक स्रोत हो जाता। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है। विद्यार्थी क्या लिखता है? विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझाने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? संश्लेषण, विश्लेषण, अवबोध या कौशल? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझाने योग्य हो जाएंगे, अवबोध के अंतर्गत आएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए, या इन सभी कामों के लिए हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भैया हम ग्लोब का यूज दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी कर सकते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, कैसे जो है कि ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हुई है, स्थल जल का अनुपात क्या है, सभी कामों के लिए हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं। OER का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस निम्न में से किसको प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? वेद प्राथमिक स्रोत हैं, उपनिषद प्राथमिक स्रोत है, सरकारी दस्तावेज प्राथमिक स्रोत है, लेकिन उपनिषद पर लिखा गया टीका जो है ये आपका द्वितीयक स्रोत हो जाएगा, ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। एक अखबार अभी हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के इंटरव्यू की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है? ये रिपोर्ट जो है आपकी वह प्राथमिक स्रोत हो जाएगी सर, प्राइमरी सोर्स हो जाएगी। ये वो जानकारी होती है जो सीधे उस घटना के चश्मदीद गवाह या पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त की गई हो। क्योंकि अखबार पीड़ित लोगों का इंटरव्यू प्रकाशित कर रहा है, इसलिए जानकारी, इसलिए ये जो है द्वितीय प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक महासागरों एवं महाद्वीपों के स्थान के बारे में पढ़ाना चाहता है। उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करना चाहिए? विश्व भौतिक, विश्व राजनीतिक, भारत भौतिक या फिर भारत राजनीतिक? तो उसको विश्व भौतिक मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट राइट हो जाएगा। ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो आपने यदि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र पढ़ा होगा, उसमें जो संज्ञानात्मक के 6 पार्ट किए गए हैं उसको पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ज्ञान बोध के बाद एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग आ जाता है। यदि छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता है, उसे प्रिंसिपल के पास भेज दो, उसे एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करो, उसे होमवर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए, उसे स्कूल से निकाल दो। क्या करोगे आप बताओ भाई? सिंपल सी बात है, उसे एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर के प्रोत्साहित करने का प्रयास करो, प्रोत्साहित करना चाहिए। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर? कहाँ है भैया? एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है सर। कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? उसको कहा जाता है सर निदानात्मक परीक्षण। क्या कहा जाता है? निदानात्मक परीक्षण। अधिगम की कठिनाइयों और कमियों का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण? कह रहा है अधिगम की कठिनाइयों
और कमियों का मापन करने के लिए अधिगम में कहाँ कठिनाई आ रही है, कमी क्या है, उसको मापने के लिए आप क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। सर क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण। मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किससे संबंधित है, स्कूल की छवि में सुधार, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम के लिए, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए, शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, तो यह शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए ये जरूरी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, क्या लिखता है, विद्यार्थी इतिहास को परिभाषित कर पाएंगे, परिभाषित डिफाइन करने की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था जहां जहां बालक डिफाइन करेगा वो ज्ञान के अंतर्गत आएगा। सर किसके अंतर्गत, डिफाइन अगर कर रहा है तो वो ज्ञान के अंतर्गत आएगा, रटने वाली चीजें ज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी। निम्न में से किसे शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है, पाठ प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर इन सभी को शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चाहे वो पाठ प्रस्तावना कौशल हो, व्याख्या कौशल, उद्दीपन, ये सभी शिक्षण कौशलों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में निम्न में से किन गुणों का विकास नहीं होता है, उनके अंदर सही सहयोग की भावना, सामाजिक विज्ञान से बच्चे के अंदर सहयोग की भावना डेवलप होती है, सहिष्णुता आती है, निष्पक्षता का भाव पैदा होता है, स्वार्थपरता इसका विकास नहीं होता। स्वार्थपरता मतलब सर सेल्फिशनेस, बच्चों के अंदर सेल्फिशनेस नहीं आती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चे सेल्फिश बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मूल्यांकन के उपकरण कौन है, अनुसूची, प्रश्नावली, निर्धारण मापना या निर्धारण मापनी, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी मूल्यांकन के उपकरण कौन है, ये सभी मूल्यांकन के उपकरण हो जाएंगे। टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो यह श्रव्य है। क्या है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। निम्न में से एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं कौन सी होती है, जो अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है, मुद्रण स्वच्छ और स्पष्ट होता है, यानी कि उसकी प्रिंटिंग बहुत बढ़िया होती है, भाषा शैली सरल होती है, स्पष्ट होती है, प्रभावशाली होती है, कंटेंट का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होता है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं एक अच्छी किताब की। पाठ्योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, पाठ्यपुस्तक का, प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से, सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें सहायक सामग्री का यूज, अगर आपको प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावशाली बनानी है, इफेक्टिव बनानी है, तो आप टीएलएम का यूज करो, है ना। आप पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हो तो ग्लोब का यूज करो, आप मानचित्र के और मानचित्र का भी यूज कर सकते हैं, चार्ट पेपर का यूज करो, है ना। इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। वैसे खाली ओरल व्याख्या दे रहे हो तो बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन होता है, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन होता है, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन मतलब मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन इसमें शामिल होता है। सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव रखी गई थी 1890, 92, 96, 1980। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1892 में सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव रखी गई थी। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है आपका वह राइट हो जाएगा। भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था, 1931, 33, 35, 37। कब किया गया था, 1937 में भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन किया गया था। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो, पाठ्यक्रम बना रहे हो, तो किस चीज को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। सामुदायिक केंद्रीयता का सिद्धांत, इसको वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, या शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत कि जो पाठ्यक्रम बनाओ वो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए,
वहाँ पे टीचर को ही आप सर्वे सर्वा मान लो, नहीं टीचर को नहीं, हम बच्चों को सर्वे सर्वा मानेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसको भी ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम बनाते समय एक्टिविटी को उसमें इंक्लूड करना है कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, और बाल केंद्रित होना चाहिए सबसे बड़ी बात। तो हम जो है शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, इसको वरीयता नहीं देंगे। किस सन में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता प्रदान की गई? 1914, 15, 16 या फिर 1910? कब की गई? तो यह 1915 में। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्या है? तकनीकी विकास हेतु सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता के लिए, प्रभावशाली नागरिकता के विकास के लिए। इसकी तो सिंपल सी बात है भैया, प्रभावशाली नागरिकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान बहुत जरूरी है। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका विकास उसके द्वारा किया जाता है, का ज्ञान प्रदान करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह जो स्टेटमेंट है वह एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है? माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है, राष्ट्रीय शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, वेरी गुड, ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है। देश की समस्याओं से बच्चों को अवगत कराया जाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास बच्चे के अंदर किया जाए। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सारे ही उद्देश्य हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? तो वह क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतर्विषयक है, क्योंकि इसमें आपका कई विषय मिल जाते हैं, जिससे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से संबंधित तो है ही, तो कुल मिलाकर के अनुकूल नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? एकीकृत रूप में, अलग अलग पढ़ाओ सबको, मिश्रित करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड करके, आपस में मिला करके, है ना, कि भाई जो भी विषय हमारा इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल जो भी विषय हैं इनको इंटीग्रेटेड रूप में बच्चों के सामने रखना चाहिए, सबको जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? देखिएगा, यह कम वैज्ञानिक और अवधारणाओं पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कम वैज्ञानिक और अवधारणाओं पर आधारित है। यह वास्तविक जीवन एवं रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये भी बात, चलो अच्छा तीसरा देखते हैं। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है, बात तो ठीक है। यह ऐसे तथ्यों से भरा है जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन कर रहा है? बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया था? कि भाई जो सामाजिक अध्ययन है इसको विषय के रूप में पढ़ाओ। विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया? मुदालियर आयोग ने किया था। किसका? इसका जो इसकी बात किसने रखी? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षण प्रशिक्षण को बारीकी से ऑब्जर्व करना, एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हो। बिल्कुल, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप अपने ही जो आपके जो सहपाठी हैं वो सामने बैठे होते हैं और आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का, जो सहपाठी होते हैं वो विद्यार्थी की भूमिका निभा रहे होते हैं। आप यहाँ पे एज ए टीचर का रोल अदा कर रहे होते हैं। एक प्रशिक्षु शिक्षक, यानी कि आप बीएड वाले, ठीक, एक प्रशिक्षु शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों में से एक लिखता है, जैसे छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा भैया? यह आपका बोध के अंतर्गत आ जाएगा सर। क्वेश्चन कहता है प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? संश्लेषण,
ज्ञान, विश्लेषण या बोध, किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हुआ था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। कौन इसमें इंक्लूड नहीं है? मनोविज्ञान इसमें नहीं आता है। बाकी आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है, हर साल मुझे लगता है ये पूछा जाता है। और ये स्टेटमेंट भी हमारा एमपी मोफात का है, एमपी मोफात का। सामाजिक विज्ञान विभिन्न सामग्रियों का वह समूह है जो मानव के मानवीय संबंधों से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? यह भी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च से संबंधित स्टेटमेंट है। शैक्षणिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम व अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इसको इन्होंने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पाषाण युग विषय पर पाठ्योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? जब आप पाषाण युग टॉपिक पर लेसन प्लान बना रहे होंगे, आपका पहला कदम क्या होगा? सहायक सामग्री का चयन होगा, उद्देश्यों का निर्धारण होगा, प्रस्तावना प्रश्न निर्माण या फिर मूल्यांकन प्रश्न निर्माण। क्या हो जाएगा? ये उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करें? नहीं, आप टीचिंग मेथड्स चेंज करते रहें, ठीक है। पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके पढ़ाना, तो देखिए पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके पढ़ाओ तो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति ना दें, ये भी गलत है। गतिविधि आधारित शिक्षण करें, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आप एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करें। आप अपने शिक्षण में एक्टिविटी को भी जगह दें, ठीक है। पंचपदीय पद्धति किससे संबंधित है? जेफ हर्बर्ट से, इन्होंने पंचपदी प्रणाली दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है आरसीएम का मतलब यहाँ पे क्या है? आरसीएम का मतलब होता है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, जिसको हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाठ्योजना निर्माण से पहले, जब आप पाठ्योजना बना रहे हो, लेसन प्लान बना रहे हो, उससे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता होना। बात तो ठीक लग रही है कि भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि बच्चों को पहले से आता कितना है, उनके लेवल का ही लेसन प्लान बनाना चाहिए, ना बहुत हाई ना बहुत लो, ठीक है। विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखो कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ऑप्शन जो डी है वह एकदम राइट हो जाएगा। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों में बांटा है? तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 स्तरों में बांटा है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे शब्द से, क्यूरेरे CURRERE, ये है क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है भैया? आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, दोनों। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, कक्षा में होने वाली गतिविधियां प्लस कक्षा से बाहर होने वाली गतिविधियां, चाहे आपका वो स्पोर्ट्स हो, डांस हो, कोई सिंगिंग कंपटीशन हो, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसका है? कनिंघम की परिभाषा है सर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, कि सिर्फ हम सूचना दें, या फिर विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। बिल्कुल ठीक बात। जो सामाजिक विज्ञान का टीचर हो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज के जो भी वर्तमान मुद्दे हैं उनके प्रति बच्चों की चिंतन शक्ति डेवलप होनी चाहिए, बच्चा उस पर सोच विचार कर पाए, तर्क वितर्क कर पाए। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? देखिएगा, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, ये यहाँ पे जो है इकाई योजना का गुण नहीं है।
यह कक्षा कार्य को अधिक रोचक सक्रिय बना देती है। वेरी गुड। इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से होती है। बिल्कुल ठीक बात। जो ऑप्शन बी है इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आउट हो जाएगा। पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? टीचर का है, विद्यार्थी का है, या आपकी किताब का है, या होमवर्क का है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो शिक्षार्थी को दिया जाता है। सर किसको? शिक्षार्थी को। निम्न में से पंचपदीय पद्धति का सोपान नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रस्तुतिकरण आता है और उसी के अंतर्गत स्पष्टीकरण भी आ जाता है, प्रयोग भी आता है, लेकिन पुनरावृत्ति इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन। कहाँ हुआ था सर? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई थी? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई थी आपकी 1963 में सर, 1963 में। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। वेरी गुड। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ता है। यह किसका कथन है? यह जो स्टेटमेंट है वह बी के पासी का है। सर किसका है? बी के पासी का है। अच्छा, आपको बताते चलें कि आपकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका वो फिजिकल साइंस हो, चाहे आपका ये सोशल साइंस हो, हिंदी हो, टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उन प्लेलिस्ट का लिंक हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितनी वीडियोस हम देंगे, जितनी क्लासेस करवाएंगे, सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इससे क्या रहेगा कि कोई भी वीडियो आपकी छूटेगी नहीं, कोई क्लास आपसे मिस नहीं होगी यूट्यूब पे, है ना। क्योंकि व्हाट्सएप आप लोग ज़्यादा स्क्रॉल करते हो तो उस पर जैसे ही कोई वीडियो आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी, इसलिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, क्लिक करेंगे सीधा प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। चलिए, एनसीईआरटी के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि होती है? तो इसकी जो अवधि है वह 36 मिनट होती है। कितनी होती है? 36 मिनट होती है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, विभेदन क्षमता या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? स्टीफन एम कोरे को, जे.डब्ल्यू. बेस्ट को, सारा ब्लैकवेल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये माना जाता है स्टीफन एम कोरे को। किसको माना जाता है सर? स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है? विविधता और लचीलापन होना चाहिए, बात तो ठीक है। विविधता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम, है ना। और पाठ्यक्रम को बनाते समय आप विषयों का पारस्परिक संबंध को भी ध्यान में रखिए, सारी ही विशेषताएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान में कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, है ना। ये परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर देती है कि बच्चा क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिख रहे होते हैं 5 पेज का, तब आप भर भर के अपने विचार उसमें प्रस्तुत करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? क्रियात्मक, देखिए, एक तो स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, समस्या का तुरंत समाधान होता है, घटना स्थल पर ही अध्ययन कर लिया जाता है, इसलिए सारी ही विशेषताएं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। सर किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है? आप सभी को पता है, ब्लूम और अन्य ने, क्योंकि इस ब्लूम के साथ उसके सहयोगी भी शामिल थे, जो कि 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी गई थी। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? संप्रेषण में निपुण हो, सामाजिक स्तर ऊंचा हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो, या कठोर हृदय वाला हो? सबसे बड़ी बात है संप्रेषण में निपुण हो। किसमें? संप्रेषण, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन। वेरी गुड भाई, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है तो समाज से संबंधित अध्ययन तो होगा ही, मानवीय संबंधों का अध्ययन होगा, नागरिकता की शिक्षा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाता है।
शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बना देती है सर? प्रभावशाली बना देती है, ठीक है, रोचक बना देती है और उसमें जो है बहुत हेल्प करती है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो टीचिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 99 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और पेड नोट्स के लिए भी आप समय खराब ना करें, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट, जो हमने नंबर दिया है सिर्फ उसी पर व्हाट्सअप करें। दूसरा पॉइंट, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे क्या रहेगा कि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस बीएड के बाद आपके यूपी टेट की तैयारी भी वहाँ से हम करा सकें। सामाजिक विज्ञान में पर्यटन निम्न में से किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होता है। क्या होता है सर? प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन यहाँ से होता है। मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन क्या है? और इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने आपको 2025 का पीवाईक्यू, 2024 का पीवाईक्यू, 23 का पीवाईक्यू और आज 2022 का भी करा दिया, सभी को सीक्वेंस में देख लीजिए, यहीं से पूरा पेपर फंस जाएगा। बाकी और हम 500 क्वेश्चंस के एक वीडियो करा देंगे। मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन क्या है? मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं, ठीक है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।